स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी किताब के अंश है जो जो पैसे के बारे में हमारी पूरी सोच को बदलने का दावा करती है। इसका नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। और इसका जो मुख्य विचार है वो बहुत ही दिलचस्प है। ये पैसे कमाने का कोई विज्ञान नहीं सिखाती, नहीं, बल्कि ये धन कमाने की चेतना या कॉन्शियसनेस की बात करती है। बिल्कुल। किताब का कहना है कि असली समस्या हमारे बैंक बैलेंस में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में है, हमारी अपनी जो मान्यताएं हैं उनमें छिपी है। सही कहा। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं को एक एक करके परत दर परत खोलेंगे जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं। तो कहाँ से शुरू करें? हम पैसे के साथ हमारे असली रिश्ते से शुरू करेंगे और फिर उन ठोस कदमों पर बात करेंगे जो हमारी इस भीतरी कहानी को बदल सकते हैं। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत सीधे सवाल से होती है जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा असहज भी लगे। हाँ। सवाल है, क्या आप पैसे से प्रेम करते हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि पैसे का मोह अच्छा नहीं होता। कहीं हमारे मन में ये विचार तो नहीं कि पैसा गंदा है या फिर अमीर लोग लालची होते हैं। और देखिए, यही पहली और सबसे बड़ी बाधा है। किताब का एक मुख्य सिद्धांत है कि पैसा ऊर्जा है। हाँ बिल्कुल, पैसा ऊर्जा है। और इसे ऐसे समझिए जैसे पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, ऊर्जा भी हमेशा विश्वास की दिशा में ही बहती है। अच्छा। तो अगर आपके मन में पैसे को लेकर शक, डर या अपराध बोध का एक बांध बना हुआ है, तो ये ऊर्जा आप तक पहुंचेगी कैसे? मतलब हम अनजाने में ही उसे रोक रहे हैं। हाँ, अगर हम मनी मन ये मानते हैं कि पैसा बुरा है, तो हम अनजाने में उसे खुद से दूर धकेल रहे होते हैं। यही हमारे धन के साथ रिश्ते की नींव है। और अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत कैसे बनेगी? ये जो ऊर्जा वाली बात है ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ ये सोचने लगें कि पैसा अच्छा है तो क्या वो हमारी तरफ आने लगेगा? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये गहराई से महसूस करने के बारे में है। किताब बताती है कि ये मान्यताएं अक्सर बचपन से हमारे अवचेतन मन में बैठा दी जाती हैं। जैसे हमने अपने बड़ों को पैसे के लिए लड़ते देखा होता है। बिल्कुल। या सुना होता है कि पैसे का पेड़ पर उगते हैं। ये बातें हमारे अंदर बैठ जाती हैं। सही बात है। तो पहला कदम है ईमानदारी से खुद से पूछना, पैसे को लेकर मेरी असली भावना क्या है? क्या मैं इसे एक साधन की तरह देखता हूं जिससे जीवन बेहतर हो सकता है, या एक बुराई की तरह जो रिश्तों में दरार डालती है? जब तक इस अंदरूनी संघर्ष को नहीं सुलझाया जाता, तब तक बाहरी प्रयास उतने सफल नहीं होते। मतलब पहला कदम एक तरह से अपनी ही जासूसी करना है। हाँ, कह सकते हैं। ये पता लगाना कि पैसे को लेकर हमारे दिमाग में कौन सी अदृश्य कहानियां चल रही हैं। बिल्कुल। जैसे मेरे पास उतनी योग्यता नहीं है, या हमारे परिवार में तो किसी ने इतना पैसा नहीं कमाया, तो मैं कैसे कमा सकता हूँ? एकदम सही। और यहीं पे किताब का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, इन कहानियों को पहचानना और फिर उन्हें बदलना। लेखिका इसे एक बहुत दिलचस्प नाम देती हैं, अपने दिमाग की सफाई। वो कहती हैं कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो। हाँ, उसे पहचानो और तुरंत एक सकारात्मक, एक पावरफुल विचार से उसे बदल दो। लेकिन क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का एक और रूप नहीं है? कई लोग मानते हैं कि सिर्फ मैं धन का पात्र हूं कहने से हकीकत तो नहीं बदलती। बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ तोते की तरह रटने के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में? ये अपने डर का सामना करने के बारे में है। किताब डर को एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से देखती है। वो कहती है, डर वहीं आता है जहां संभावना होती है। डर वहीं आता है जहां संभावना होती है। मतलब आपका डर ही आपको रास्ता दिखा रहा है। जिस काम को करने में सबसे ज्यादा घबराहट हो रही है, सबसे बड़ा विकास भी वहीं छिपा है। एग्जैक्टली। डर एक सिग्नल है कि आप अपने आराम क्षेत्र की सीमा पर खड़े हैं और उसके पार ही असली जादू है। ये नजरिया तो वाकई अलग है। मतलब डर को दुश्मन नहीं बल्कि गाइड मानना। हाँ। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें हर उस काम में कूद जाना चाहिए जिससे हमें डर लगता है? इसमें तो जोखिम भी है। देखिए, संतुलन शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। किताब ये नहीं कहती कि बिना सोचे समझे आग में कूद जाओ। वो कहती है कि अपने डर को समझो, खुद से पूछो, मुझे किस चीज का डर है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? और अक्सर जवाब उतना डरावना नहीं होता। बिल्कुल। अक्सर हमारा डर असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये उस डर के बावजूद एक सोचा समझा कदम उठाने के बारे में है। डर खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उससे ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं।
तो ये सकारात्मक सोच से एक कदम आगे है। हाँ, ये सकारात्मक कार्रवाई की मानसिकता है। और शायद यहीं पर निर्णय लेने की बात आती है। मुझे किताब का एक विचार बहुत शक्तिशाली लगा। कौन सा? सफल लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, वे सिर्फ जल्दी निर्णय लेते हैं। हम अक्सर सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, और मौका हाथ से निकल जाता है। हाँ बिल्कुल। किताब एक सीधा सा फॉर्मूला देती है, सोच प्लस निर्णय प्लस कार्रवाई इज इक्वल टू परिणाम। ज्यादातर लोग सोच वाले चरण में ही फंसे रह जाते हैं। वो सही समय का, सही जानकारी का या आत्मविश्वास आने का इंतजार करते रहते हैं, जो कभी नहीं आता। कभी नहीं। लेकिन लेखक का तर्क है कि निर्णय एक मांसपेशी की तरह है, आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। तो आधे मन से काम करने से आधे परिणाम मिलते हैं। बिल्कुल। एक मजबूत निर्णय का मतलब ही है पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देना। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन असलियत में निर्णय और कार्रवाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। होती है। कई लोग निर्णय तो ले लेते हैं, पर वो पहला कदम नहीं उठा पाते। किताब इस खाई को पाटने के लिए क्या कोई तरीका बताती है? हाँ, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। किताब कहती है कि स्पष्टता चलने से आती है, सोचते रहने से नहीं। ये बहुत गहरी बात है ना? है ना? हम अक्सर पहला कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमें पूरा रास्ता साफ नहीं दिखता। हम मंजिल पर पहुंचने के सारे 100 कदम पहले से जानना चाहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। सच तो ये है कि जब आप पहला कदम उठाते हैं तभी दूसरा कदम दिखाई देता है। तो निर्णय और कार्यवाही को शक्तिशाली बनाने के लिए एक मजबूत लक्ष्य चाहिए। हाँ, एक ऐसा लक्ष्य जो आपको अपनी तरफ खींचे। किताब कहती है कि आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको थोड़ा डरा दे, थोड़ा रोमांचित कर दे। अगर आपका लक्ष्य आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए कि वो पर्याप्त बड़ा नहीं है। वाह, तो एक बड़ा रोमांचक लक्ष्य उस खाई को पाटने के लिए एक पुल का काम करता है। बिल्कुल, ये समझ आता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है जिस पर किताब बात करती है, और मुझे लगता है ये बहुत से लोगों को परेशान करता है। और वो क्या है? अपनी कीमत पहचानना। ओ हाँ, अपनी सेवाओं के लिए कम फीस लेना या अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने से हिचकिचाना। किताब इसे आत्म अवमूल्यन कहती है। आत्म अवमूल्यन, ये शब्द सुनते ही मुझे एक फ्रीलांस डिजाइनर की याद आती है जिससे मैं मिला था। अच्छा? हाँ, उसका काम शानदार था, लेकिन वो हमेशा अपनी फीस ये सोचकर कम रखता था कि कोई इतना पैसा क्यों देगा। एग्जैक्टली। जबकि सच ये था कि वो खुद अपना मूल्य नहीं पहचान रहा था। उसने सालों की मेहनत से जो हुनर सीखा था, उसकी कोई कीमत ही नहीं दिखा रहा था। किताब में एक बहुत मजबूत लाइन है इस पर। कौन सी? अपने काम की उचित कीमत मांगना लालच नहीं है, ये आत्मसम्मान है। क्या बात है! ये सीधी सी बात है, अगर हम खुद को महत्व नहीं देंगे तो दुनिया भी नहीं देगी। लेकिन यहाँ एक बहुत पतली सी रेखा है। कोई अपनी उचित कीमत कैसे तय करें बिना लालची या अहंकारी लगे? इसका जवाब आत्मसम्मान में ही छिपा है, अहंकार में नहीं। ये इस समझ से आता है कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो बदले में ली जा रही कीमत से कहीं ज्यादा है। और यह आत्मविश्वास आता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और सफल लोगों से सीखने से। तो उनसे जलना नहीं, सीखना है। बिल्कुल। किताब का सुझाव बहुत सीधा है, उनसे जलो मत, सीखो। उनकी आदतें देखो, उनका सोचने का तरीका समझो, क्योंकि सफलता अपने पीछे संकेत छोड़ती है। और ये भी कि जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। जब आप खुद को उस व्यक्ति की तरह देखना शुरू करते हैं जो पहले से सफल है, तभी आपकी आय बदलती है। पहचान बदले बिना आय नहीं बदलती। बिल्कुल। तो ये सिर्फ बाहरी रणनीति बदलने के बारे में नहीं है, ये तो अपनी पूरी भीतरी पहचान को बदलने के बारे में है। सही कहा। और इस पूरी प्रक्रिया में मेहनत और रणनीति के अलावा एक और पहलू है जिसे किताब बहुत महत्व देती है। वो है आभार, कृतज्ञता। ये हिस्सा मुझे थोड़ा सॉफ्ट या कहूं तो आध्यात्मिक लगा। और यही इस किताब की खासियत है। ये मेहनत को मानसिकता से जोड़ती है। ये कहती है कि धन ऊर्जा से और आभार से आता है। जब आप पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हाँ, तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है। और जिसके पास पर्याप्त होता है उसे और दिया जाता है। ये कमी की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता की ओर एक बदलाव है। बिल्कुल। हर दिन ये महसूस करना कि पैसा मेरे जीवन में आसानी से बह रहा है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी ऊर्जा और आपके आकर्षण के केंद्र को बदल रहे हैं। ये धन और आध्यात्मिकता को भी बहुत खूबसूरती से जोड़ती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा और आध्यात्मिकता ये तो दो अलग अलग रास्ते हैं। विपरीत रास्ते हैं, एक भौतिक दूसरा आत्मिक। हाँ। और किताब इसी धारणा को चुनौती देती है। उसका तर्क है कि अगर अच्छे लोग अमीर होंगे
तो दुनिया बेहतर होगी। ये बहुत पावरफुल बात है ना? पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सिर्फ एक साधन है जो आपके प्रभाव को बढ़ाता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो पैसा आपको और ज्यादा अच्छा करने की शक्ति देगा। आप ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इस नजरिए से देखें तो धन कमाना स्वार्थ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है। वाह, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो मतलब ये किताब सिर्फ व्यक्तिगत समृद्धि के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि उस समृद्धि का इस्तेमाल एक बड़े उद्देश्य के लिए करने के बारे में भी है। तो रात बदल सकती है। आप आज इसी पल एक नया निर्णय ले सकते हैं, लेकिन असल दुनिया में परिणाम निरंतरता से ही आते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। हाँ, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही एक दिन बड़ी छलांग में बदल जाता है। रोज अपनी मानसिकता पर काम करना, रोज अपने डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाना, यही सफलता का असली रहस्य है। यही है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो यह सिर्फ पैसे के पीछे भागने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहले अपने अंदर की दुनिया को ठीक करने के बारे में है। पैसे को एक ऊर्जा के रूप में देखना, अपनी नकारात्मक कहानियों को पहचान कर उन्हें बदलना, डर को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना, निर्णय लेकर कार्रवाई करना, अपना सही मूल्य पहचानना और आभार का अभ्यास करना। ये एक पूरा पैकेज है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में किताब पाठक को कुछ बहुत ही शक्तिशाली एफर्मेशंस देती हैं जिन्हें हर दिन दोहराया जा सकता है। ये सिर्फ वाक्य नहीं है। नहीं, ये अपनी नई पहचान बनाने के औजार हैं। जैसे मैं धन आकर्षित करता हूं, मैं अवसरों का चुंबक हूं और सबसे मजबूत, मैं पैसे कमाने में जबरदस्त हूं। हाँ, ये सब इस एक विचार पर आकर टिकता है कि धन बाहर नहीं है, धन भीतर है। हमारी बाहरी दुनिया, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी सफलता, ये सब हमारे अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। और इसी सोच पर हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं एक सवाल के साथ जो शायद हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। जरूर। अगर हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है तो आज आपकी आर्थिक स्थिति आपके अंदर की किस कहानी को दर्शा रही है?